ठंड में गरीब माँ की अमीर बेटी। रूपाली काम से घर लौटती है। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। बात ही ऐसी है माँ, आपको पता है, आज ना मुझे शोभित सर मेरा मतलब शोभित जी ने ना मुझे प्रपोज किया है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं माँ। क्या ये शोभित वही तो नहीं है ना जिसकी कंपनी में तू काम करती है? हाँ माँ, हाँ वही। वो ना बहुत अमीर है। अब तो तुम्हारी बेटी भी जल्दी से अमीर होने वाली है माँ। जिस कंपनी में मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय थी, अब मैं भी उसकी मालकिन बनने जा रही हूँ। देख बेटा, ये अमीर लोगों का मन हमारी तरह नहीं होता। वो हम जैसे गरीबों को अच्छी नजर से देखते तक नहीं, फिर हमसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अरे माँ, उन्हें कौन बताएगा कि मैं गरीब घर से हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। आप बुरा मत मानना माँ, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई भी नहीं है और मैं किराए के घर में रहती हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा। अरे माँ, तुम इस बात से खुश रहो ना कि अब मैं इस गरीबी से हमेशा पीछा छुड़ाकर दूसरी दुनिया में रहने जा रही हूँ, जहाँ मुझे ना किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं आपसे बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। रूपाली की ये बातें गायत्री की समझ से बाहर थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपाली और शोभित ने आज कोर्ट में मैरिज की थी। शोभित एक बहुत बड़े घर का लड़का था, वहीं रूपाली बहुत गरीब घर की लड़की थी। लेकिन ये बात रूपाली ने कभी भी शोभित को नहीं बताई। तकरीबन 4 महीने पहले रूपाली ने शोभित की कंपनी ज्वाइन की थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। काश तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई होता। खैर, कोई नहीं, अब मेरे माता पिता ही तुम्हारे माता पिता है रूपाली। शोभित रूपाली को लेकर घर चला जाता है। वो खुशी खुशी शोभित के साथ उसके घर पर रहने लगती है। रूपाली के ससुराल में सब यही जानते थे कि रूपाली अनाथ है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि बहुत गरीब थी और रूपाली को अपनी गरीब माँ के बारे में बताते हुए शर्म आती थी। एक दिन आज मैंने तुम्हें बाजार में एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था। तुम उसे कुछ सामान दे रही थी और वो तुम्हारे सामने बहुत रो रही थी। कौन थी वो बूढ़ी औरत? कौन औरत? अच्छा, वो, अरे वो ना मांगने वाली थी। वो ना मुझसे पैसे मांग रही थी। बाहर इतनी ठंड थी तो मैंने उसे कुछ सर्दियों के कपड़े दिला दिए। अब मेरी माँ तो है नहीं ना जी, तो मुझे ना उन पर दया आ गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे ना सब में मेरी माँ दिखती है। तुम्हारा मन कितना अच्छा है रूपाली, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। सच में? वाओ! आप यहीं रुको, मैं ना अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। रास्ते में रूपाली को ठंडी में उसकी माँ चाय बेचते हुए नजर आती है, जबकि रूपाली आराम से अपनी बड़ी सी कार में बैठी थी। लेकिन वो अपनी माँ को नजरअंदाज कर देती है। रूपाली बेटा, रूपाली बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे वो औरत तुम्हें आवाज लगा रही है। आवाज? नहीं तो, आपको ना कोई वहम हो गया है। तुम चलो, हम लेट हो जाएंगे ना। वैसे भी तुम मुझसे प्यार ही इतना करते हो ना, इसलिए सारा दिन बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। हाँ, ये तो है। प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ रूपाली। शाम को मूवी देखकर वो घर चले जाते हैं और बूढ़ी गायत्री भी घर आकर अपनी बेटी के बचपन के दिनों को याद करती है। रूपाली के पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ इधर-उधर बर्तन मांजते हुए मेहनत मजदूरी करके रूपाली की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो घर के सामानों और जरूरत में कटौती करती रही। उसे याद आ रहा था कि अपना स्कूल पूरा करने के बाद उसने कॉलेज जाने के लिए नए कपड़े मांगे थे। माँ, देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम हमेशा अपनी गरीबी का रोना लेकर बैठी रहती हो। सच कहती हूँ, जिस दिन मुझे कोई अमीर लड़का दिखाई दिया ना, तो मैं इस गरीब खाने से फुर उड़ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन कौन अमीर लड़का तुझसे शादी करेगा भला? अमीर लोग कहाँ हम गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं बेटी। जोड़ते हैं माँ, जोड़ते हैं। अगर उन्हें ये ना बताओ कि हम गरीब हैं। क्या मतलब? ये कि तुम उसे कभी नहीं बताओगी कि तुम गरीब हो और इस गरीब बस्ती में रहती हो? हाँ माँ,
मैं उसे तुम्हारे बारे में भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो ना मुझे मेरे ससुराल में सर झुकाकर ही रहना पड़ेगा कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और एक गरीब बस्ती से आई हूँ। गायत्री की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है। मेरी बेटी ने अमीर बनते ही मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। अगर उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। गायत्री एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसमें से ठंडी हवाएं इधर उधर अंदर आ रही थी। बेचारी पूरी रात फटे पुराने कंबल में ठंड से ठिठुरती रही। वहीं दूसरी तरफ मुलायम गर्म रजाई में हीटर वाले कमरे में सो रही रूपाली अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वाओ, कितना मजा आ रहा है सॉफ्ट से बिस्तर पर गर्म रजाई में सोने का। एक मेरी वो गरीब माँ का घर था, जहाँ ठंड से हड्डियां तक अकड़ जाती थी। हीटर तो दूर, एक ढंग की रजाई तक नसीब नहीं होती थी। सारी रात ठिठुरते हुए कट जाती थी। ऐसे ही रूपाली की शादी को 6 महीने बीत गए थे। एक रोज रूपाली शोभित के साथ बाजार गई थी। शोभित, ऐसी ठंड में ना मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। रूपाली अपनी गाड़ी के पास धूप में खड़ी थी कि तभी रूपाली के मोहल्ले की एक औरत उसके पास आती है। अरे कैसी है रूपाली बेटी, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर खुद अमीर घर में रह रही है। तुझे पता भी है तेरी माँ किस हालत में है। जैसे तैसे बस्ती वाले उसकी देखभाल करते थे, लेकिन कल इतनी ठंड से उसे ना ठंड लग गई है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। जैसे तैसे बस्ती वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हो सके तो एक बार उससे मिलकर आ, क्या पता फिर कभी उससे मिल ना पाए तू। तभी सामने से शोभित को आता देख रूपाली गुस्से से उस औरत से बोलती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मेरी माँ है, वो घर में रहे या हॉस्पिटल में, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? अब जाओ यहाँ से। अरे कैसी डायन है तू। और वो औरत गुस्से से वहां से चली जाती है। कौन थी वो औरत रूपाली? अरे वही मांगने वाली और कौन। लेकिन इस बार शोभित उसकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि उस औरत ने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। फिर वो बहाना बनाते हुए रूपाली से कहता है, रूपाली, वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर घर चली जाओ, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो ना, जल्दी घर आना, ठीक है? रूपाली के जाते ही शोभित जल्दी से उस औरत की ओर भागता है और उससे जाकर पूछता है, सुनिए, कुछ देर पहले आप उस रूपाली से बात कर रही थी, क्या आप उसे जानती हैं? अरे नाम मत लो उस कलमुही का, बहुत खराब लड़की है वो। उसके बचपन में मैंने कितनी बार उसे खिलाया पिलाया था, लेकिन अब तो वो मुझे पहचानने से मना कर रही है। अरे मेरी तो छोड़ो, अपनी माँ तक को पहचानने से मना कर रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि रूपाली का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी तो अनाथ है और मैं उसका पति हूँ। अरे तुम्हारी बातों से तो लग रहा है उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। अरे ये लड़की बहुत झूठी है। उसकी एक बूढ़ी माँ कब से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन मजाल है इसकी जो वो अपनी माँ को देखने अस्पताल चली जाए। ये सुनकर शोभित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत से रिक्वेस्ट करके रूपाली की माँ के पास ले जाने के लिए कहता है। देखिए, प्लीज मना मत करना, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलिए। आशा उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। शोभित अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, जहां गायत्री अस्पताल में पड़ी थी। कैसी है माँ जी आप? कौन हो बेटा तुम? और मेरी बेटी को क्या तुम जानते हो? उससे कहो ना अपनी मरती हुई माँ से एक बार मिलने आ जाए। आप ऐसी बातें मत करिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बड़े से प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता हूँ। लेकिन तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। शोभित गायत्री को एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है, जहां उसका खूब ख्याल रखा जाता है और उसका इलाज होता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और इधर शोभित अब रूपाली से कटा कटा सा रहने लगा। वो उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। अपने पति का ऐसा रवैया देखकर रूपाली बहुत परेशान थी। शोभित, आजकल तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो?
कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गई? सच कहूँ तो मेरा अब तुमसे बात करने तक का मन नहीं करता रूपाली। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं। पर कौन सी बातें? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? हे भगवान, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओह! अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तुमसे और मम्मी-पापा से मिलने, तो तुम अच्छा-सा खाना बनाकर तैयार रखना। ऐसा बोलकर शोभित अपने कमरे से बाहर चला जाता है। सुनो तो, कौन आ रहा है? मेरी बात तो सुनो। शोभित बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। शाम को रूपाली तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। लगता है शोभित जी के ना कोई बड़े से क्लाइंट आ रहे होंगे। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मीठा भी बना लेती हूँ। रूपाली खाने में मटर पनीर, फ्राई गोभी, रायता, सोया चाप, खीर और कई तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी बाजी, सब कुछ हो गया है। जाओ, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। कुछ देर के बाद शोभित घर आता है। क्या हुआ शोभित, तुम्हारे गेस्ट कहाँ हैं? बस आ गए माँ। माँ जी, अंदर आइए ना। अपने सामने गायत्री को देख रूपाली हैरान रह जाती है। माँ? क्या? क्या कहा तुमने रूपाली? तुम तो इन्हें जानती तक नहीं ना? तो कम से कम अपनी माँ को तो पहचान सकती हो ना तुम? तुम हमारी सेवा इसलिए करती रही क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुमने इस दुनिया में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। अरे, तुमने हम सबसे ये सच छुपाया। वो तो शुक्र है शोभित को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और उसने तुम्हारी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आप सब आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा मेरी गरीबी का पता चलते ही शोभित मुझे कहीं छोड़ ना दे। माफी तो तुम्हें अपनी माँ के पैरों को पकड़कर मांगनी चाहिए रूपाली, जिन्होंने पूरी उम्र खुद कष्ट भोगकर तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। रूपाली की खुशी के लिए उसकी माँ उसे माफ कर देती है। फिर शोभित और उसके घर वालों के कहने पर गायत्री भी उनके साथ रहने लगी थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं सुलेखा चारपाई पर लेटी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। सिमरन, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? सुलेखा अपनी बेटी को याद कर रही है, लेकिन कहाँ है इनकी बेटी? रूपनगर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, जहां सिमरन अपनी माँ सुलेखा के साथ रहती थी। सिमरन मात्र 5 साल की थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिमरन, जल्दी आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाने में देरी हो रही है, फिर मुझे भी कुछ काम करना है। हाँ माँ, आ रही हूँ। पहले ये तो बताओ आज खाने में क्या है? ये देख, मैंने तेरे लिए नमक का पराठा बनाया है। नहीं माँ, मुझे ये नाश्ता नहीं करना। मुझे रूखी सूखी रोटी का पराठा अच्छा नहीं लगता। मुझे पराठा दूध के साथ चाहिए। आज घर में दूध नहीं है बेटा, आज तो ऐसे ही खा ले। मैं ना कल से तेरे लिए दूध ले आऊंगी, ठीक है? नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं खा सकती, मुझे दूध ही चाहिए। अच्छा फिर तू रुक, मैं पड़ोस में मीरा ताई से पूछ कर आती हूँ। सुलेखा मीरा ताई के घर जाती है। ताई, मुझे सिमरन के लिए हर रोज 1 गिलास दूध मिल सकता है क्या? उसके बदले में आपके यहाँ कोई भी काम कर दूंगी। वो क्या है ना, उसको सूखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे वो विनोद की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, हर रोज मेरे घर आके बर्तन कर दिया करना और उसके बदले में तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है मीरा ताई, मैं ना आज से ही आ जाती हूँ। सुलेखा इसी तरह गांव में सबका कुछ न कुछ काम करती थी, जिसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते थे और उसी से उसका घर चल रहा था। सुलेखा अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। उसकी हर बात को वो पूरा करती थी और उसे हमेशा अच्छा खिलाती और अच्छा पहनाती थी। यहाँ तक कि उसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। माँ, तुम खुद भी तो खाना खा लो। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। देखना, जब मैं नौकरी लग जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी। आपको रानी बनाकर रखूंगी।
हाँ, मेरी बेटी नौकरी करके पैसे कमाएगी तो मैं ना सब काम छोड़ दूंगी। फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं भी तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगी और मैं यहाँ रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। हाँ माँ, फिर सब अच्छा होगा। चलो माँ, अभी आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर सुलेखा अपनी बेटी को अच्छी सी कहानी सुनाती है और सिमरन सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और सुलेखा अपनी बेटी सिमरन को हर खुशी देना चाहती थी। कभी कभी ऐसा दिन भी होता था कि सुलेखा खुद भूखे रहकर अपनी बेटी को अच्छा खाना देती थी। माँ, आज दाल चावल कितने अच्छे बने हैं, आप भी मेरे साथ खाओ ना। नहीं बेटा, आज ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं खाना खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, इसलिए आज मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, तू खाना खा ले, मैं ना तेरे लिए पानी लाती हूँ। सुलेखा पानी लेने के लिए जाती है। सिमरन अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलती है तो वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल खाली है, सारी दाल तो खत्म हो गई है। माँ के लिए तो दाल बची ही नहीं थी। अब मैं समझी, माँ के लिए जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही थी ताकि मुझे ना पता चले और मैं आराम से खाना खा लूं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन सब मुसीबतों के साथ सिमरन बड़ी हो जाती है और उसकी शहर में नौकरी लग जाती है। वो एक बहुत बड़ी अधिकारी बनती है। उसके बाद सिमरन अब अपने पसंद के लड़के अशोक से शादी कर लेती है। अशोक भी एक सरकारी अधिकारी था। सुलेखा भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है, परंतु वहाँ सिमरन और उसका पति अशोक अपने ही काम में व्यस्त रहते थे और सुलेखा से बात तक नहीं करते थे। वो दिन भर घर में अकेले पड़ी रहती थी। घर में कोई मेहमान आता तो वो दोनों सुलेखा को लोगों के सामने आने तक नहीं देते थे। माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रखो अपने आप को। आखिर मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं, आपको ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आपकी वजह से ना मेरी बेइज्जती होती है। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे, तभी सुलेखा कमरे से बाहर निकल कर आती है। सुनो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। मुझसे बोल रही हो क्या बेटा? हाँ हाँ, आपसे ही बोल रही हूँ। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। सुलेखा एक गिलास पानी भरकर लाती है और उस औरत को देने लगती है कि तभी वो पानी उस औरत के ऊपर गिर जाता है। ओह माय गॉड! तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती? कामचोर कहेगी। सिमरन, तुम्हें और कोई नौकरानी नहीं मिली थी क्या जो इस बुढ़िया को यहाँ रख लिया? माफ करना बेटा, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। दूर हटो मुझसे, मैं खुद साफ कर लूंगी। तभी सिमरन अपनी माँ के पास आती है। आप अपने कमरे में जाइए। वो बेटा, मुझसे गलती से पानी गिर गया। मैंने कहा ना, आप अपने कमरे में जाओ। सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सिमरन और उसका पति अशोक कमरे में आते हैं। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब कोई घर में आता है तो आप अपने आप को कमरे से बाहर मत निकाला करो। बेटा, वो मुझे भूख लगी थी तो किचन में जा रही थी। अरे यार, कुछ देर के बाद खाना खा लेती तो क्या हो जाता? इन्हें ये नहीं पता कि लोग इन्हें देखकर क्या सोचते हैं, कि हमने नौकरानी रखी हुई है आज, इसलिए उस मैडम ने आपसे पानी मांगा था। ऐसे काम करके आप हमारी जानबूझकर बदनामी कराती हो। वो भी सोच रहे होंगे कि कितनी बूढ़ी औरत को काम पर रखा है। माँ, आप समझ रही हो, हमारे यहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड है और आप ऐसी हरकतें करके ना उसको गिराने में लगी हुई हो। इससे तो अच्छा होता ना कि आप गाँव में जाकर रहती। हाँ, अब आप गाँव में रहो, हम आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। हाँ माँ, अशोक जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गाँव में ही जाकर रहो, आपका खर्चा आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गाँव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। सुलेखा चुपचाप अपनी बेटी के घर से चली जाती है और वो गांव में रहने लगती है। सुलेखा फिर से गांव वालों का कुछ ना कुछ काम कर दिया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अचानक सिमरन बीमार होती है और डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अशोक, मेरे दोनों गुर्दे खराब है, अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दे नहीं बदले गए तो मेरी मौत हो सकती है।
अशोक पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित वो सबसे कहता है, लेकिन सिमरन के लिए गुर्दा कहीं नहीं मिलता और ना ही कोई दानकर्ता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान दे देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद सिमरन ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर एक दिन, देख लिया अपनी माँ का प्यार, दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख कर चले गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। सिमरन कुछ नहीं बोलती और मन ही मन अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगती है और ना ही वो उसको कभी गांव देखने जाते हैं। एक दिन गांव से सिमरन के पड़ोसी का फोन आता है। हेलो सिमरन, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। सिमरन और अशोक जब वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि मकान बंद पड़ा है और उसकी माँ अंदर मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन हो गए होंगे मरे हुए। बहुत बीमार थी बेचारी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था यहाँ। अरे बेचारी बहुत स्वाभिमानी थी, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने उसको कहा कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, तुम्हारी बेटी तक तुम्हारी मदद नहीं करती, शायद तुम में ही कोई कमी होगी। अशोक और सिमरन अपनी माँ का क्रियाक्रम करवाते हैं। माँ का दाह संस्कार करने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं तो पड़ोस की मीरा ताई सिमरन को धिक्कारने लगती है। अरे ओ सिमरन, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे, तुम्हारी खातिर आखिर सुलेखा ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का खान पान का ध्यान भी नहीं रखा उसने। तुम भूल गई आखिर कौन करता है? तुम दोनों ने उसे शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती ना तो तुमको देखना तक नहीं चाहती, लेकिन उसने अपना तो गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। ये बात सुनकर सिमरन को जैसे करंट लग गया हो। मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? अरे तभी तो वो तुमको देखने नहीं आ सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि तुम्हें मत बताना कि गुर्दा उसकी माँ दे रही है, नहीं तो शायद वो बेचारी मेरी कमजोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अभी उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ, आज नहीं तो कल। ये सब बातें सुनकर सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत पछतावा कर रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। जिसने कभी अपना सुख नहीं देखा, मेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसके अंतिम समय में भी मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकी। कैसी औलाद हूँ मैं। सिमरन को सब कुछ याद आ रहा था, जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करती थी, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको कमा कर खिलाऊंगी और आपको रानी बनाकर रखूंगी। हाँ हाँ, जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं रानी बनकर राज करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। सिमरन बहुत पछता रही थी और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया माँ। अपनी नालायक बेटी को माफ कर दो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो। सिमरन अपना सिर पटक पटक कर रो रही थी, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता था।